गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो यूपीएससी के हम पीवाईक्यूज़ कर रहे थे, राइट। और यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं, दीज आर द लाइक की टू क्रैक द यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं एंड क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पंचायत, राइट। इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत इज 25 ईयर्स। क्या ये बात सही है? दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज 22 ईयर अगर आपकी एज है तो आप पंचायत के इलेक्शन लड़ सकते हो और मेंबर ऑफ पंचायत बन सकते हो। 25 ईयर किसके लिए? एमएलए के लिए, ठीक है, या फिर एमपीज़ के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, राइट। तो स्पेशली लोकसभा के लिए, बट इट्स नॉट फॉर द पंचायत, राइट। तो पहला ऑप्शन इसका रॉन्ग। तो पहला अगर रॉन्ग हो जाता है ये गया बचा क्या? बी और डी में से आंसर होगा। मतलब किस तरह से क्वेश्चन करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, राइट है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। अब अगला स्टेटमेंट है कि पंचायत A panchayat reconstituted after the premature dissolution continues only for the remainder period। बिल्कुल सही बात है कि मान ली कि 5 साल के लिए पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन 3 साल में वो डिसोल्व हो जाती है। तो 2 साल अगर बचता है तो फिर 2 साल के लिए ही पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा, ना कि 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, राइट है। अब देखिए पंचायत राज सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा डिटेल अपन समझ लेते हैं कि पार्ट 9 में दे रखा है, ठीक है, भारत के संविधान में, जो कि पंचायती राज से डील करता है और 11th शेड्यूल है, याद रखिएगा, राइट। पंचायती राज जो था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया था। और जो पंचायत की सारी सीट्स होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा फिल की जाती है, और पंचायत का जो चेयरमैन होता है उसको इलेक्ट किया जाता है जो स्टेट का लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और हर एक पंचायत जो होती है उसका 5 साल का टेन्योर होता है, और कब से होता है? पहली मीटिंग से, याद रखिएगा, फर्स्ट मीटिंग से। कभी कभी पूछ लेते कि इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया उससे ही क्या पंचायत का टेन्योर शुरू हो जाता है? तो नो, पहली मीटिंग होती है, इसके बाद उसका टेन्योर शुरू होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन अगला लिखा है कि पॉइंट बहुत अच्छा है कि इट कैन बी डिजोल्व अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, स्टेट लॉ। मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए उसको बना दिया तो 5 साल तक चलेगी, नहीं। अगर स्टेट का लॉ है और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही तो डेफिनेटली इट कैन बी डिजोल्व, राइट। अगला है पॉइंट की कोई भी पंचायत जो वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रीमेच्योर के साथ ओनली द रिमाइंडर पीरियड ऑफ द टाइम, अपन ने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर पीरियड केवल 6 महीने से अगर कम है तो ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन को किया जाए, ठीक है। 6 महीने से अगर ज़्यादा है, टाइम बचा है रिमाइंडर पीरियड, तो उसका इलेक्शन होल्ड होगा, अदरवाइज नहीं, ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, राइट। अगला क्वेश्चन था कि ऑल द पर्सन अबाउ द एज ऑफ 25 ईयर्स, उधर 25 साल लिखा था, 21 साल का ईयर है तो वो क्वालिफाइड होते हैं मेंबर ऑफ द स्टेट, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द पंचायत हो सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। इसके बाद में लिखा कि स्टेट जो होता है वो अथोराइज कर सकता है पंचायत को टैक्स लेवी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और अप्रोप्रिएट टैक्स करने के लिए, ड्यूटीज़ लगाने के लिए और टोल कलेक्ट करने के लिए। और जो फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हर 5 साल में रिव्यू बनाया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत को जानने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो याद रखिएगा गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इस बात का याद रखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाती है, ऑलराइट। और इसके अलावा आई थिंक इसका आर्टिकल जो है 243 आई है, याद रखिएगा। इसने बात की जाती है इनकम की, ठीक है। और रिजर्वेशन की बात की जाती है महिलाओं के लिए, फिर लाइक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है पंचायत में? तो याद रखिएगा आर्टिकल 243D, ठीक है। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइक वो मैचिंग वाला पूछ लेते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन है कि ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन, क्या प्रोरोगेशन होता है तो क्या लोकसभा में कोई बिल है तो क्या लैप्स हो जाता है? ये स्टेटमेंट सही कि गलत? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोरोगेशन में कुछ नहीं होता, कोई बिल है, कोई भी बिजनेस, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट हाँ, डिजोल्यूशन होता है अगर लोकसभा का, तो ये बिल कैन बी लैप्स्ड, राइट। दूसरा ऑप्शन था
कि ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बोला कि कोई बिल है वो राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो राज्यसभा है ये लोकसभा मान लीजिए, यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है और लोकसभा ने उसको पास ही नहीं किया है, ठीक है। तो अगर लोकसभा ने पास नहीं किया तो इसका डिजोल्यूशन होगा, तो उससे कोई मतलब थोड़ी होता है। यहाँ पे पड़ा हुआ है तो राज्यसभा में, तो वो बिल कोई लैप्स नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। तो इसमें और भी कुछ पॉइंट दे रखे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, हमेशा इन द सेंस कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक हॉट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो और भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि कोई बिल है जो कि पार्लियामेंट में पेंडिंग है, वो लैप्स नॉट लैप्स बाय द प्रोरोगेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन होता है तो उसके द्वारा कोई मतलब बिल लैप्स नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस, कुछ भी फैक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो बिल का क्या होता है? तो देखिए जो बिल, कौन सी स्थिति में बिल लैप्स हो जाएंगे? तो पहली स्थिति ये कि कोई बिल है वो लोकसभा में पेंडिंग और लैप्स हो जाता है कब? जब हो जाता है कि मतलब या तो लोकसभा में वो ओरिजिनेट हुआ या फिर राज्यसभा के द्वारा ट्रांसमिट किया गया है और लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, तो वो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी बिल हो उसको लोकसभा के द्वारा पास किया गया है लेकिन वो राज्यसभा में पड़ा है, वो भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब लोकसभा से पास कर दिया और राज्यसभा में पहुंचा दिया, यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, लेकिन जिस हाउस ने पास किया तो वही डिसोल्व हो गया, तो याद रखिए ये बिल भी डिसोल्व हो जाएगा। अब कौन से बिल है जो लैप्स नहीं होते हैं? ठीक है, पहला तो ये कि प्रेसिडेंट ने अगर बोल दिया कि भाई इस बिल पर जॉइंट सिटिंग होगी, तो फिर लोकसभा डिसोल्व होती है या नहीं होती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बिल पास मतलब वो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से कोई बिल है जो कि राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है और लोकसभा ने पास नहीं किया, याद रखिए लोकसभा ने पास नहीं किया तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया है और फिर अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाती है और राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है तो वो बिल डिसोल्व हो जाएगा। ये वाला केस अपन ने देख लिया। अगला पॉइंट ये कि बोथ दी हाउसेस के द्वारा पास किया गया है और प्रेसिडेंट के लिए एसेंट पड़ा है तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा। और एक कोई भी बिल है दोनों हाउस के द्वारा पास कर दिया गया है लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस रिटर्न कर दिया, इस केस में भी वो बिल रिजोल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट। आपको पता है 7th शेड्यूल में दे रखा है लिस्ट, 3 लिस्ट दे रखी है, एक सेंटर होती है, एक स्टेट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, राइट। तो वो स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहता है तो स्टेट लिस्ट में कि कोई भी सब्जेक्ट है उस पर अगर लॉ बनाना चाहता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इफ़ अ रेजोल्यूशन दैट इफेक्ट्स पासिस बाय, तो उस रेजोल्यूशन को किस इफेक्ट से पास किया जाता है? तो याद रखिएगा सिंपल है, आपको पता होगा आर्टिकल 249 के बारे में पता होगा, ठीक है। तो राज्यसभा मेजोरिटी से नॉट लेस देन 2/3 से अगर इस बिल को पास कर देती है, और मेजोरिटी कौन सी है? 2/3 है। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जो उपस्थित है और उनमें वोटिंग की उनमें से 2/3 मेजोरिटी अगर पास कर दिया तो स्टेट लिस्ट में दे रखा कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उस पर जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और जनरली सामान्य स्थिति में क्या होता है कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाता है, बट इट इज़ अ like kind of like I would say कि extraordinary circumstances in which the parliament is trying to make the law on the state list, right? ऑल राइट, वेन द राज्यसभा पासेज रेजोल्यूशन आर्टिकल 249 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और एक ये सेंट्रल टेंडेंसी को भी शो करता है, यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी शो करता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल को ज़्यादा पावर आ जाती है, मतलब पार्लियामेंट को पावर ज़्यादा आ जाती है, दैट मीन्स राइट है। ताकि नेशनल इंटरेस्ट पे अगर लॉ बनाना हो तो डेफिनेटली इस रेजोल्यूशन को पास कर दीजिए। 2/3 इस पर बात कर ली अपन ने। इसके बाद में अगर ये लॉ को बनाए रेजोल्यूशन को बनाया जा रहा है तो वो 1 साल के लिए फोर्स में रहते हैं और किसी भी नंबर ऑफ टाइम इसको रिन्यू किया जा सकता है, बट याद रखिएगा एक बार में केवल 1 साल के लिए ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर लॉ को पास किया गया है रिपील करने के लिए, ठीक है, मतलब एक लॉ को पास किया था कि इसको रिपील कर दो, अब तो रिपील कर दो तो 6 महीने तक चलेगा वो, इसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आज की डेट में अगर उसको रिपील कर दिया तो आने वाले 6 महीने के बाद तक वो चलेगा, फिर इसका ना लैप्स हो जाएगा। ये बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एक इसमें लिखा कि प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द सेम मैटर। मतलब ये है कि अगर इस तरह का प्रोविज़न है, मतलब ये प्रोविज़न है, अगर इस तरह का लॉ बनाया जा रहा है स्टेट लिस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर उस मैटर के ऊपर लॉ नहीं बना सकता है, बना सकता है स्टेट भी, बट याद रखिएगा कि अगर उसके बीच में अगर इनकन्सिस्टेंसी आती है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा एज कम्पेयर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इज दैट क्लियर?
गुड। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है, इसके बारे में देखिए ये बहुत ज़्यादा लाइक एरिया जो होती है ना, आई वुड से लाइक जो अपार्ट फ्रॉम द लाइक जुडिशियल सिस्टम, तो ये एक्स्ट्रा काइंड ऑफ लाइक आउट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम जो सेटलमेंट किया जाता है, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है लाइक लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, ग्राम न्यायालय है, राइट, फैमिली कोर्ट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनको अच्छे से पढ़िए, कौन कौन से केस सुने जाते हैं, कौन कौन से नहीं सुने जाते हैं। खैर ये क्वेश्चन पे है, इसमें लिखिए एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन ओनली हियर, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या ओनली हियर दी सिविल केसेस नॉट द क्रिमिनल केसेस। जब भी ओनली आता है वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सावधान कर लीजिएगा, राइट। इस केस में क्वेश्चन गलत होता है कि वो स्टेटमेंट गलत दे रखा है, तो याद रखिए स्टेटमेंट गलत है कि ओनली द सिविल केसेस नॉट द क्रिमिनल, ऐसा नहीं, क्रिमिनल केसेस को भी वो सुनते हैं हम, इसलिए ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। अगर ऑप्शन इज रॉन्ग हो गया तो बी और सी डी में से आंसर होगा। द एक्ट अलाउ द लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मीडिएटर एंड कॉन्सलेटर, जो पीछे वाले की टाइप लाइक मीडिएटर समझदार व्यक्ति होते हैं, बोलते करे ये समाज में बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, इसको बुला लो, ऐसा कर लो, इसके अंदर हम न्याय दिलवाएंगे इस व्यक्ति से, राइट। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि ग्राम न्यायालय था, इसको विलेज कोर्ट भी कहते हैं। ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो रूरल एरिया में वो बहुत ही रूरल एरिया में जस्टिस प्रिवेल किया जा सके, उसको एक्सेस किया जा सके और जल्दी किया जा सके। इस एक्ट को फोर्स में लाया गया था 2 अक्टूबर, याद रखिए, गांधी जयंती के समय 2009 में, राइट। कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये एक न्याय अधिकारी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है इस ग्राम न्यायालय के द्वारा, और उसके पास सेम पावर होती है और इन्जॉय सेम सैलरी होती है और सेम बेनिफिट्स मिलता है ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सेम पावर होती है, सेम पैसा होता है, सेम बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और जो इस तरह के जो न्याय अधिकारी होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से वो कंसल्ट करेंगे, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर देगी ग्राम न्यायालय अधिकारी को, ठीक है, जो न्यायालय अधिकारी होता है उसको न्यायाधिकारी, ठीक है। वेल डन। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब पॉइंट इसमें देखिए कि एज पर द एक्ट, याद रखिएगा ये कुछ पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेल इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन द कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिपेयर ए पैनल कंसिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ द सोशल वर्कर्स, मतलब कौन से सोशल वर्कर्स है विलेज लेवल पर, हैविंग द इंटीग्रिटी फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए कंसिलिएटर्स, मतलब जो मीडिएटर या कंसिलिएटर की तरह अगर किसी को बनाना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंसल्टेशन के माध्यम से उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे और फिर इसके अंदर उनको ग्राम न्यायालय वाला जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। जो कि इसमें लिखा है कि जिनके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हो जो कि हाई कोर्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई हो। जुरिडिक्शन की अगर बात करते हैं तो ग्राम न्यायालय के पास जुरिडिक्शन होता है और द एरिया स्पेसिफाइड, याद रखिएगा, नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन किया और स्टेट ने बोल दिया, मतलब स्टेट मतलब कि राज्य सरकार ने बोल दिया कि भाई इतना एरिया, इस एरिया में इस ग्राम न्यायालय उसका जुरिडिक्शन रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कोर्ट कैन फंक्शन एज अ मोबाइल कोर्ट की तरह, मतलब यहाँ से यहाँ इस गांव से उस गांव भी जा सकता है एट एनी प्लेस विद इन द पीरियड ऑफ दिस सच ग्राम न्यायालय, याद रखिएगा, मतलब 3 4 5 गांव हैं उसको मिला कर दिया तो मोबाइल कोर्ट की तरह कि आज कोर्ट यहाँ लगा ए गाँव में, फिर बी गाँव में लगा, फिर सी गाँव में, ऐसा घूम फिर सकता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग द वाइड पब्लिसिटी टू दैट रिगार्ड, वही है। अगला पॉइंट याद रखना है कि ये दोनों केसेस सुन सकते हैं, याद रखिएगा, सिविल और क्रिमिनल केसेस और दी ऑफेंसेस, याद रखिए। और प्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द न्यायालयज आर फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ये रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट उसके द्वारा फिक्स किया जाता है जुरिडिक्शन, ठीक है। ग्राम न्यायालय हैज़ बीन गिवन द पावर टू एक्सेप्ट सर्टेन एविडेंसेस विच वुड अदरवाइज नॉट टू बी एक्सेप्टेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो उन कुछ पावर दी गई जो कि एक्सेप्ट कर सकता है सर्टेन एविडेंसेस विच वुड नॉट अदरवाइज भी एक्सेप्टेबल अंडर द एविडेंस एक्ट, मतलब एविडेंस एक्ट में कुछ जो एविडेंस उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उनको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है ग्राम न्यायालय में, ऐसा उनको थोड़ा सा पावर दे रखी है। सॉरी। प्रोसीजर क्या है जिसको फॉलो किया जाता है, तो ग्राम न्यायालय एक्चुअली फॉलो करता है कि स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करता है इन द सिविल मैटर में, ठीक है। और एक रिजनेबल होना चाहिए जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के काम आना चाहिए। ग्राम न्यायालय है वो अलाउ करता है कंसिलिएशन को ऑफ द डिस्प्यूट एंड द सेटलमेंट ऑफ द सेम इन द फर्स्ट इंस्टांसेस,
ठीक है, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन मिला उनकी जगह इनका काम ख़त्म कर दो भाई, जो भी है मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए। अपील की जा सकती है क्या, तो इन द क्रिमिनल केसेस कोर्ट ऑफ द सेशन विच शेल बी हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ द 6 मंथ। अगर अपील करना चाहते हो तो बिल्कुल सही बात, जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है वहाँ अपील कर दो और 6 महीने के अंतर्गत उसको मतलब फिनिश कर देते हैं उस केस को। क्या सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं शेल बी हर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो क्रिमिनल होगा तो कोर्ट ऑफ सेशन वाला सुनेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर वो होगा तो सिविल वाला मैटर होगा तो ये सर सुनेंगे, ठीक है, और वो भी 6 मंथ के अंदर ये खत्म कर देंगे। तो मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि ग्राम न्यायालय ने अगर जजमेंट दे दे तो उसको अपील की जा सकती है क्या, नहीं, बिल्कुल की जा सकती है। सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट सही है गलत है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था, ये क्वेश्चन आया था जब 2016 में, ठीक है, तो उन्होंने नहीं माना था, ठीक है। इसका नाम चीफ सेक्रेटरी इज ए स्टेट इन ए स्टेट हैज़ अ फिक्स टेन्योर, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है यार, 1 महीने में चेंज कर दे, 2 महीने में चेंज कर दे, सरकार बदली चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, ठीक है, तो ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं होता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट लेके आया था कि चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर समटाइम। देखो जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है, एक नया सीएम आया, उन्होंने बोला कि चीफ सेक्रेटरी सही नहीं है, हटाओ भाई, ऐसा लगता है कि वो किसी गवर्नमेंट या फिर किसी और के फेवर में काम कर रहा है तो चीफ मिनिस्टर नहीं आते, वो चेंज कर देते हैं। As per the appointed by and as the appointed of the secretary is executive action of chief minister and it is taken in the name of the governor of the state, and state में is not correct है। मतलब अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और जो ऑथ होती है वो इसके द्वारा ली जाती है, इन द नेम ऑफ द गवर्नर, ठीक है, और इट इज़ टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, सॉरी नेम ऑफ द ऑथ नहीं होती है, सॉरी, ये होता है इट इज़ टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट। चीफ सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, याद रखिएगा, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है स्टेट में, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी अगर होगा तो याद रखिएगा पूरी सेंट्रल लेवल पे होगा, यूनियन लेवल पे होगा, और स्टेट में अगर आप चीफ सेक्रेटरी है तो यू आर द बॉस ऑफ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द स्टेट, राइट। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, क्योंकि जो सिविल सर्विस बोर्ड होते हैं उसका जो एक्स ऑफिसियो जो होता है चेयरमैन, वो कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, राइट, पीएम नहीं होता है। तो इसी तरह से याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक्ट करता है एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी होता है, ठीक है। इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ACR सॉरी, इन इट्स रिपोर्ट उन्होंने ये बोला कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन 1969 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये बोलता है कि हैज़ रिकमेंडेड दैट चीफ सेक्रेटरी शुड हैव मिनिमम टेन्योर ऑफ 3 to 4 ईयर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा कमीशन है जिसने बोला था कि 3 से 4 साल का टेन्योर होना चाहिए चीफ सेक्रेटरी का, तो याद रखिएगा ये था अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ऑलराइट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर और इंडिकेटर्स यूज्ड बाय द IFPRI, ठीक है, टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पूछी गई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन तो आपको पता ही है कि सी है, 2 और 3 किया जाता है, ठीक है, 2 और 3 किया जाता है कि चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टलिटी इन दोनों का और अंडर न्यूरिशमेंट इन तीनों का किया जाता है। तो 1 2 3 सही, तीनों ऑप्शन सही है। अब देखिए ये पॉइंट देखो मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टलिटी, दीज आर द पैरामीटर, इस पैरामीटर के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखिएगा इज डिजाइन एंड कॉम्प्रिहेंशनली मेजर्ड एंड ट्रैक द हंगर ग्लोबली, याद रखिएगा, बाय द कंट्री एंड रीजन, मतलब कंट्री वाइज भी किया जाता है और रीजन वाइज भी किया जाता है, मतलब एक रीजन में 3-4 कंट्री हो सकती है और कंट्री वाइज भी किया जा सकता है। तो GHI बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और हर साल इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट याद है, इसका IFPRI इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट सक्सेस एंड फेलियर इन द हंगर रिडक्शन एंड प्रोविजन इनसाइट इनटू द ड्राइवर ऑफ द हंगर, मतलब वही है कि अगर ये वाला पॉइंट है कि जो GHI होता है वो हाईलाइट करता है सक्सेस एंड फेलियर इन द हंगर रिडक्शन, कितनी सक्सेस हुआ, हंगर को आपने कम किया या बढ़ाया या बढ़ गई है हंगर, राइट। और ये क्या कहता है, बाय रेजिंग द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल कंट्री डिफरेंस इन द हंगर एंड GIMs टू रिड्यूस द हंगर। इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई जो GHI है उसके माध्यम से हंगर उसको कम कर दो, ठीक है, रिड्यूस करना है।
और ये रिफ्लेक्ट करता है मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द हंगर इंडेक्स को बताता है, ठीक है। और इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लाइक कंपोनेंट को इंडिकेटर होता है, फिर वो एक इंडेक्स देता है, जैसे कि अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं और परसेंटेज ऑफ लाइक पॉपुलेशन होता है, रिफ्लेक्टिंग द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज़ इनसफिशिएंट, मतलब उनको कैलोरिक वैल्यू जो खाना चाहिए, खाने में कैलोरिक वैल्यू होना चाहिए, वो नहीं मिल रही है उनको। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग मतलब होता है कि 5 साल के जो बच्चे हैं, एक लाइक प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है जो कि 5 साल के अंतर्गत हैं, वो वेस्टिंग से सफ़र कर रहे हैं। अब वेस्टिंग का मतलब होता है क्या है? इसमें वही होता है कि लो वेट फॉर द हाइट। मान लीजिए एक बंदा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन वेट बहुत कम है, 5 साल का है, ठीक है, तो हो जाएगा चाइल्ड वेस्टिंग। एक चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? मतलब इसमें भी ये 5 साल के बच्चे होते हैं, वो सफ़र करते हैं किसी से लो हाइट ऑफ देयर एज मतलब मान लो कि 50 साल होगी और हाइट एकदम छोटी सी 4 फुट ही है, ठीक है, 4 फुट ही अगर हाइट है तो अगेन केस ऑफ दी चाइल्ड स्टंटिंग। एंड चाइल्ड वेस्टिंग का केस कब होगा? जब लाइक लो वेट है और हाइट ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चाइल्ड मोर्टलिटी का मतलब क्या होता है कि 5 साल के अंतर्गत, ठीक है, मोर्टलिटी होती है, बच्चे की मौत हो जाती है, ठीक है। मोर्टलिटी इन चाइल्ड अंडर द 5 एज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग द फैटल सिनर्जी ऑफ द इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब बच्चे अगर मर रहे हैं, चाइल्ड मोर्टलिटी हो रही 5 साल के अंदर, तो पता है कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन पर्याप्त नहीं दिए जा रहे हैं। ओके, तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू, किसके लिए था? ये शायद उस समय करंट अफेयर में रहा होगा तो पूछ लिया होगा, करंट में नहीं होगा तो ठीक है, बट याद रखिएगा इसका ऑप्शन ये कि इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, एंड द रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, सफाई कर्मचारी वगैरह उससे संबंधित था ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक एक्चुअली नेशनल कैंपेन था फॉर द डिग्निटी एंड इरेडिकेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। ये कैंपेन 2001 में शुरू किया गया था और ये वीमेन ऑफ दलित कम्युनिटी के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था, ठीक है। और इसको बहुत ही इनिशिएटिव प्रूव्ड हुआ था, ये इफेक्टिव प्रोग्राम हुआ था मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम करने के लिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ये एसोसिएटेड था, एनजीओज था उनके द्वारा, किसके, जैसे कि सफाई कर्मचारी आंदोलन के द्वारा या फिर राष्ट्रीय गरिमा अभियान एंड सुलभ इंटरनेशनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये था कि इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड WHO, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपको पता है ये इसके साथ नहीं है, सो इट इज़ अ मॉनिटर, इट मॉनिटर बेसिकली, इंटरनेशनल है तो ये लाइक NATO और WHO लाइक इट्स नॉट लाइक कॉम्पिटेबल है। सो ये क्या करता है, एक मॉनिटर करता है द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट द न्यू वेपन फ्रॉम द इमर्जिंग, मतलब कोई नया केमिकल वेपन इमर्ज नहीं हो रहा, उसको प्रिवेंट करता है। इट प्रोवाइड असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन टू द स्टेट, मतलब जो पार्टी हो अगेंस्ट द केमिकल वेपन थ्रेट। अगर इसके तुम पार्ट हो हिस्सा और केमिकल वेपन के थ्रेट आ रही है, किसी ने बोल दिया कि हम आपके ऊपर केमिकल वेपन डाल देंगे, तो उससे ही आपको बचाना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2 and 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल एक वेपन, एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ द केमिकल वेपन कन्वेंशन है, ठीक है। एक बॉडी एक्चुअली, और किस कन्वेंशन के द्वारा बनाई गई, तो याद रखिएगा ये केमिकल वेपन कन्वेंशन 1979 के द्वारा। इसको फोर्स में किया गया था 1907 को इसको फोर्स में लाया गया था विद 193 पार्टीज़ थी, मतलब 193 इसके देश थे, ठीक है। इसके बारे में बोला जाएगा कि कलेक्टिव गोल ऑफ द प्रिवेंटिंग, इनका एक कलेक्टिव गोल है, वही है जो कि लाइक केमिस्ट्री एंड फ्रॉम एवरी एंड लाइक एवर अगेन बीइंग यूज्ड फॉर द वॉरफेयर के लिए, मतलब आपको केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है ये चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसके माध्यम से इंटरनेशनल सिक्योरिटी उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, ठीक है। टू एंड दिस द कन्वेंशनल इंटेंडेड 4 की प्रोविजन, इसमें टू दिस एंड इसमें 4 की प्रोविजन दिए जाते हैं। पहला प्रोविजन ये कि डिस्ट्रॉइंग ऑल द एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन अंडर द इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बाय द OPCW, मतलब जितने केमिकल वेपन उनको डिस्ट्रॉय कर दो। मॉनिटरिंग द केमिकल इंडस्ट्री, उनको करो मॉनिटरिंग करो केमिकल इंडस्ट्री, कहीं ऐसा तो नहीं वो केमिकल वेपन बना रही है। एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट पार्टी अगेंस्ट द केमिकल थ्रेट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात की जाती है ताकि जो कन्वेंशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो शांति मतलब यूज़ ऑफ द प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ द केमिस्ट्री का पीसफुल इस्तेमाल करो, डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल मत करो, अशांति को
बनाने के लिए मत करो, शांति को भंग करने के लिए मत करो। ठीक है, अब देखिए OPCW को अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज 2013 में, बढ़िया काम किया था इन्होंने, राइट। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, उस समय न्यूज़ में था इसलिए उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंडर दिस स्कीम के पीपल हैव टू पे द यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ द 2% ऑफ एनी क्रॉप्स दे कल्टिवेट एनी सीजन ऑफ द ईयर। ये बात सही बात है, मतलब जितना होता है उसका 2% आपको देना होता है। तो ऑप्शन बी, सॉरी 2% ऑफ द क्रॉप का अगर इतना देंगे तो कहाँ जाएगा यार, समझ रहे हो, ये इसके लिए नहीं है, वो तो मिनिमम चार्ज होगा, अपन देखेंगे आगे। और इस स्कीम कवर किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, क्या है वो भी कवर किया जाता है, अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन एंड द अनसीजनेबल रेन्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट मतलब काट लिया, मतलब गेहूँ वगैरह है काट पीट के घर पे ले आए और लाइक बारिश आ गई तो गेहूँ बेकार हो गए, तो अगर वो लॉसेस हो वो भी कवर किया जाता है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओनली, नॉट 2 इज करेक्ट, नॉट फर्स्ट वन, राइट। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना याद रखिएगा 2016 में लॉन्च किया है, ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कब लॉन्च किया था। और ये प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज करता है एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करता है फार्मर को, जब कोई भी जो नोटिफाइड क्रॉप्स अगर वो फेल हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ द नेचुरल कैलमिटीज़ हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, डिजीज़ हो गया, ठीक है, लोकस्ट वाला जो अटैक हुआ था आपको याद रहता हो तो इस तरह कोई डिजीज़ आ गई या पेस्ट वगैरह अटैक कर दिया तो आपको एक तरह से इंश्योरेंस मिलता है। ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य इंश्योरेंस कवरेज देना होता है और फाइनेंशियल सपोर्ट देना फार्मर को जब कोई चीज़ एक नोटिफाइड क्रॉप है, एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलमिटी, पेस्ट वगैरह हो गया था। अगला पॉइंट ये भी था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग की अगर बात की जाती है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात की जाती है कि इंडिविजुअल फार्म बेसिस एंड कवरेज इज अवेलेबल अप टू दी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 40 डेज फ्रॉम द हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग कर रहा है उसका 14 दिन तक अगर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आपको मिलता है। विच आर लाइक केप्ट इन द कट एंड स्प्रेड में एंड कंडीशन टू ड्राई इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड अगेन स्पेसिफाइड पीरियड्स इन साइक्लोन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो कुछ हो जाता है तो मतलब काट लिया, इसके बाद में फिर सूखने के लिए रख रखा है खेत वेत में, और कुछ बारिश वारिश आ गई तो डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस मिलेगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस में कवर होता है ये। And to establish the income of the farmers to ensure their continuance in the farming, ठीक है, ये कर सकते हैं। And to encourage farmers to adopt innovative and the modern agriculture practice के लिए भी ये स्कीम काम करती है। And flow of the credit to the agriculture sector, इसके लिए भी काम आता है। Premium paid by the farmer against the total insurance, ये है कि राबी क्रॉप में जो किया जाता है 1.5%, 2% नहीं याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप में 2% होता है, हॉर्टिकल्चर में 5% होता है, याद रखिएगा। तो रबी में बहुत कम, खरीफ में 2.2% एंड हॉर्टिकल्चर उसमें 5% हो जाता है, ठीक है। रिमाइंडर प्रीमियम इज पेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इट्स ऑप्शनल फॉर द स्टेट टू ज्वाइन, और स्टेट के लिए ऑप्शनल है, ज्वाइन करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैज़ अंटिल नाउ बीन द वॉलंटरी स्कीम ओनली फॉर द नॉन लोनीज फार्मर, मतलब जिन्होंने लोन नहीं रखा उन फार्मर के लिए ये, और वॉलंटरी इन द नेचर है, कंपल्शन नहीं है। वाइल मैंडेटरी फॉर दोज अवेलिंग द क्रॉप लोन्स फ्रॉम द बैंक, लेकिन जिन्होंने लोन ले रखा है बैंक से उसके लिए तो मैंडेटरी ये करवानी है आपको। अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस एंड द इन्वायरमेंट इज मेड 100% वॉलंटरी फॉर ऑल फ्रॉम 2020 खरीफ, 100% वॉलंटरी हो जाएगा फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम दी 2020 खरीफ, ठीक है, ये बात की है इसमें। और इसमें एक दो पॉइंट और है वो भी आप ध्यान रखिए कि इसकी नोडल एजेंसी वो क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है। एंड द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज राइट एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, नॉट ऑल द स्टेट हैव ऑप्टेड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने 2016 के जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, ठीक है, वो सारे डिस्कस किए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। इस बार का यूपी पीसीएस का अपने देखा ही है पेपर किस तरह से बना था, इट वाज लाइक ऑन द लाइन ऑफ द यूपीएससी, सो इट्स बेटर टू सॉल्व द PYQ of UPSC as well as the UP PCS, right? So thanks for watching this video.